हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकी गुप्ता। लास्ट वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती कैसे है, कि कैसे एक कंपाउंड जो है वो मल्टीप्लेट देगा, सिंगलेट देगा, डबलेट देगा, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, ये सारी चीज़ें अपन सीख चुके थे। और पास्कल ट्रायंगल भी अपन ने देख लिया था, जिससे अपन को इंटेंसिटी रेशियो को याद रखने की ट्रिक समझ में आती है। अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको पहले लास्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। आज का अपना टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट, कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। इसी को अपन बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। अब अपन ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि मान लो ये कोई मल्टीप्लेट मिल रहा है हमको, ये कोई मल्टीप्लेट मिल रहा है, मतलब ये क्या मिल रहा है अपन को, ट्रिपलेट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लेट मिल रहा है एक। अभी जो मल्टीप्लेट में ये जो पीक्स होती हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। यही क्या है अपना जे। मतलब अगर मैं एक एनएमआर स्केल बनाऊं, ये क्या है अपना एनएमआर स्केल, इसमें इधर की साइड क्या है, इंटेंसिटी, और इधर की साइड है फ्रीक्वेंसी, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा में। अपन को पता है कि इधर 0 होती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और इधर अपन मूव करते जाएंगे तो 12 तक स्केल मान के चलते हैं तो 12 तक वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पे एक तो अपन को मिल रहा है डबलेट, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है जो एक तो क्या दे रहा है, डबलेट, एक वो दे रहा है ट्रिपलेट। इस टाइप के दो सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो केमिकल शिफ्ट है वो तो क्या बताता है कि इस सिग्नल की इससे कितनी दूरी है, वो तो क्या बताता है अपन को, केमिकल शिफ्ट। अपन क्या करेंगे, इस सिग्नल का क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, और यहाँ से इसको मेज़र करेंगे, तो ये क्या है अपना केमिकल शिफ्ट। इसी तरीके से इसका अपन मिड पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ तक मेज़र करेंगे, तो ये क्या है अपना केमिकल शिफ्ट। लेकिन जे वैल्यू क्या होती है, जे वैल्यू होती है कि जो एक ही मल्टीप्लेट में, एक ही सिग्नल में दो पीक्स होती है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो होती है अपनी जे। तो आई होप आपको जे और केमिकल शिफ्ट के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। जे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, जे से। मैं इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ जे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर अपन अंतर देखें केमिकल शिफ्ट और जे में, तो दूसरा अंतर क्या निकल के आता है कि जो केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू अपन किस में मेजर करते थे, पीपीएम में। हर्ज में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन हर्ज में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू जो है हर्ज में चेंज हो सकती है, लेकिन पीपीएम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये कब है, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हर्ज में वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन पीपीएम में चेंज नहीं होती है। अगर अपन बात करें यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी चेंज कर लो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कितना भी चेंज कर लो, जे की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। और अपन इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ज। अब ये चेंज ही नहीं होती, इस चीज़ को अपन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। कि मान लो अपन ने कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका स्पेक्ट्रा लिया। एक तो अपन ने लिया 60 मेगा हर्ज पे, और एक लिया अपन ने 100 मेगा हर्ज पे। अब आपको पता है कि 60 मेगा हर्ज है और 100 मेगा हर्ज है। इनका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 मेगा हर्ज, और यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 मेगा हर्ज। मतलब यहाँ पे टीएमएस जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, 60 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे। और भी जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके न्यूक्लियाई इससे कम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेंगे। 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि टीएमएस जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज पर रेजोनेट करेगा, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो न्यूक्लियाई है, जिसका अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, उसका न्यूक्लियाई 100 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। ठीक है, अब मैंने ले लिया, ये तो लिया है अपन ने 60 मेगाहर्ट्ज पे, और ये लिया है अपन ने 100 मेगाहर्ट्ज पे। तो आपको ये स्केल देखकर ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने 60 मेगाहर्ट्ज वाला एनएमआर स्केल तो कितना सा बनाया है, और ये 100 मेगाहर्ट्ज वाला जो एनएमआर स्केल है ये कितना बड़ा बनाया है। मतलब इससे एक बात तो ये पता लग गई कि 60 मेगाहर्ट्ज वाला जो अपन को स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कम एक्सपेंड होगा एज कम्पेयर टू 100 मेगाहर्ट्ज वाला। ये क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो हमको यहाँ पे सिग्नल क्या दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे यहाँ पे।
तो अब मान लो कि 60 मेगाहर्ट्ज वाले पे हमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिग्नल इस टाइप से मिला कि एक तो मिल गया हमको ट्रिपलेट और एक मिल गया हमको क्वार्टेट। अब ये जो इंटेंसिटी रेशियो के हिसाब से मैं पीक्स बना रही हूँ, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर क्वार्टेट होता है तो इंटेंसिटी रेशियो अपन को क्या रखना है, ठीक है। अब अगर 100 मेगाहर्ट्ज पर यही स्पेक्ट्रा अपन लेंगे इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये तो अपन को मिल गया ट्रिपलेट और मैं कह रही हूँ कि एक अपन को मिलेगा क्वार्टेट। ये मिल गया अपन को क्वार्टेट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इस वाले सिग्नल के लिए पहले इतनी थी, अब यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई। इस वाले सिग्नल के लिए बात करें तो पहले डेल्टा वैल्यू इतनी थी, अब डेल्टा वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई। तो केमिकल शिफ्ट का तो समझ आता है कि जैसे ही अपन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इन हर्ज, नोट इन पीपीएम, इन हर्ज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जे की वैल्यू की, तो देखो जे की वैल्यू यहाँ पे इतनी सी थी और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है। सेम इसमें भी इसी तरीके से है कि जे की वैल्यू जो है वो सब में क्या है, सेम। तो अब देखो ये जे की वैल्यू और ये जे की वैल्यू ये क्या होंगी, सेम सेम होंगी। ये जे की वैल्यू जितनी होगी ये जे की वैल्यू भी उतनी ही होगी। तो अगर अपन टोटल बात कर ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2J। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक J, ये दूसरा J और ये तीसरा J, तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3J। और यहाँ पे भी क्या है, ये J है, ये J है, तो ये टोटल कितना रहेगा, 2J। ये J, ये J और ये J, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये 3J। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको कि जैसे अपन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो J की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला अपन का यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है कपलिंग कांस्टेंट। अब अपन ने जब कल कपलिंग स्प्लिटिंग देखी थी तो वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास में एक प्रोटॉन है, इसके पास में एक प्रोटॉन है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे या फिर जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगी, स्प्लिटिंग। ये अपन ने कल देखा था। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन्स की जो प्रेजेंस है वही किसको अफेक्ट करेगी, जे की वैल्यू को, कि जे की वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, उसको कौन अफेक्ट करेगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उन हाइड्रोजन्स का एनवायरनमेंट क्या है, ये चीज़ें किसको अफेक्ट करेंगी, जे की वैल्यू को। तो जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको अपन हर्ज की यूनिट होती है और एक यूनिट अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड। हर्ज भी यही होता है, साइकिल पर सेकंड, तो इसको अपन साइकिल पर सेकंड भी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे अपन ने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के 12 ppm के बीच में होती है। ऐसे ही केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू ऐसे ही जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जे की वैल्यू, वो होती है 0 से लेकर के 20 हर्ज के बीच में लाई करती है। जे वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स और टाइप ऑफ बॉन्ड्स पर। जो कपल्ड प्रोटॉन्स के बीच में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, उस पर डिपेंड करती है जे वैल्यू। और साथ ही साथ में डिपेंड करती है ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप पे। कैसे, देखो अब मान लो कि अपने पास में एक ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन जो होता है क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या पता लगा कि ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर एक ही कार्बन से 2 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं और दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट, दोनों ही क्या दे रहे हैं अपन को यहाँ पे, स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जेमिनल प्रोटॉन्स। ये क्या होंगे, जेमिनल प्रोटॉन्स। ये कपलिंग कब करेंगे, जब इनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। मतलब ये ए टाइप का प्रोटॉन होगा और ये बी टाइप का प्रोटॉन होगा, तो ये क्या देंगे, स्प्लिटिंग देंगे। इस टाइप का जो कंपाउंड होता है उसके लिए जे की वैल्यू कितनी होती है, 10 से लेकर के और 16 हर्ज के बीच में, 10 to 16 हर्ज के बीच में इसके लिए डेल्टा वैल्यू होती है। तो ये तो अपन ने बात कर ली थी जब प्रोटॉन कैसे हो, जेमिनल पोजीशन पे हो। अब अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। जब दो हाइड्रोजन क्या हो, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तो ये दोनों प्रोटॉन्स किस टाइप के प्रोटॉन्स होंगे? विसिनल प्रोटॉन्स, विसिनल प्रोटॉन्स। और इनके लिए जे की वैल्यू क्या आती है? 6 to 8 हर्ज। इनके लिए जे की वैल्यू क्या आती है? 6 to 8 हर्ज। अब मान लो कि ये डिस्टेंस और बढ़ जाए कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे कुछ भी इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है किसी और सब्सटीट्यूएंट के द्वारा, तो इस केस में ये ना ही तो जेमिनल प्रोटॉन्स है, ना ही ये विसिनल प्रोटॉन्स है। इनके केस में जे की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये अपन ने एक टाइप का प्रोटॉन देख लिया जेमिनल प्रोटॉन, दूसरा देख लिया विसिनल प्रोटॉन, तीसरे टाइप के अपने प्रोटॉन्स आते हैं सिस और ट्रांस वाले। तो देखो ये सी, डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे ये क्या है? एक एल्कीन आ गया। अब इस एल्कीन के 3 केस हो सकते हैं, मैं तीनों बना देती हूँ पहले। 3 केस हो सकते हैं कि या तो दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन से हो, तो ये क्या हो जाएंगे? जेमिनल प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो, मतलब दोनों क्या आ गए? एक दूसरे की सिस पोजीशन पे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो, मतलब दोनों क्या आ गए? ट्रांस पोजीशन पे। तो मैं आपको लिख देती हूँ एक बार, तो ये क्या है? जेमिनल प्रोटॉन्स। ये कैसे पोजीशन पे है? सिस पोजीशन पे। और ये दोनों कैसे हैं? ट्रांस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये जो जेमिनल वाला प्रोटॉन होता है उसके लिए जे की वैल्यू निकल के आती है 0 से 3 हर्ज। इसके लिए जे की वैल्यू होती है 6 to 12 हर्ज, और इसके लिए जे की वैल्यू होती है 12 to 18 हर्ज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि जो ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन होता है उस पर भी जे की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यही ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन है कि हाइड्रोजन्स इसमें कैसे ओरिएंट है, इसमें कैसे ओरिएंट है और इसमें कैसे ओरिएंट है, तो उस पर डिपेंड करती है किसकी वैल्यू? जे की वैल्यू। तो ये अपन ने देख लिया ओलेफिन्स के लिए। अब अपन देख लेते हैं कि लॉन्ग रेंज कपलिंग कैसे होती है। लॉन्ग रेंज कपलिंग, लॉन्ग रेंज कपलिंग किसके केस में होगी, किसके केस में नहीं होगी, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज कपलिंग ही हो गई थी ये, कि यहाँ पे एक 2 3 4 बॉन्ड आ रहे थे बीच में, तो यहाँ पे इसलिए जे की वैल्यू क्या थी? 0, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग नहीं होगी। अब ऐसे कौन से केस होंगे कि वहाँ पे लॉन्ग रेंज कपलिंग होगी, मतलब अगर इतनी दूरी पर है हाइड्रोजन तब भी वहाँ पे कपलिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल सी, डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ये जो बॉन्ड्स है वो किसी और सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाइड है। तो अपन ने देखा यहाँ पे ये 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो अब स्प्लिटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। मतलब हमारे दिमाग में एक बात फिट हो गई कि अगर बीच में डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे कपलिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो सकती है, और जे की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेकर के 3 हर्ज। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कपलिंग जो है वो कितनी थोड़ी वीक टाइप की हो रही है, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी कम है। अब मान लो कि ये इस तरीके से है, ये तो अपन ने वही एलाइल बना दिया, और अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अब अपन को यहाँ पे क्या पता लग गया कि दोनों हाइड्रोजन क्या है? नियर बाय पोजीशन पे है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो देखो इस केस में क्या होगा? जे की वैल्यू बढ़ जाएगी और जे की वैल्यू निकल के आती है 4 to 10 हर्ज। तो जे की वैल्यू यहाँ पे तो क्या थी? कम, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थी। इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। और साथ में यहाँ पे क्या हो गया कि ये मतलब एक टाइप से ओलिफिनिक पोजीशन हो गई जिस पर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू 4 to 10 हर्ज तक होती है। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी? एलाइलिक कंपाउंड्स की। अगर अपन बेंजीन की बात कर लेते हैं तो बेंजीन में भी क्या होती है? लॉन्ग रेंज कपलिंग। ये बना लिया अपन ने बेंजीन। अब मैंने मान लिया एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन कहीं भी हो सकता है इस बेंजीन रिंग पे। ठीक है, अब अपन जितने भी कपलिंग कांस्टेंट पढ़ रहे हैं ना, ये तभी कपलिंग कांस्टेंट अपन को मिलेंगे, तब यहाँ पे क्या होगी? स्प्लिटिंग। और अपन को पता है कि स्प्लिटिंग कब होती है? जब एडजेसेंट पोजीशन पे या फिर जो भी प्रोटॉन स्प्लिटिंग करवा रहा है वो क्या हो? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो आप यहाँ पे बेंजीन में ये दोनों हाइड्रोजन कब स्प्लिट करेंगे? जब ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। अगर ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे तो ये स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मान लो इन दोनों हाइड्रोजन्स की पोजीशन क्या है? एक दूसरे से ऑर्थो पे, या फिर इन दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन एक दूसरे से मेटा पे भी हो सकती है, और या फिर इन दोनों हाइड्रोजन्स की पोजीशन एक दूसरे से पैरा पे भी हो सकती है।
अब अपन को पता ही जैसे ऑर्थो मेटा पैरा अपन जाते जाएंगे तो इनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मान लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे है ऑर्थो पोजीशन पे, तो कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 और 3, मतलब लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों जो प्रोटॉन है, मतलब एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे आएगा तो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हो जाएंगे, तो अपन इसको लॉन्ग रेंज कपलिंग नहीं बोलेंगे। लॉन्ग रेंज कपलिंग अपन किसको बोलेंगे, जब यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या होगा, प्रोटॉन 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4 प्रोटॉन्स, 4 बॉन्ड्स यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी अपनी लॉन्ग रेंज कपलिंग। पैरा के केस में भी लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है, ऑर्थो के केस में लॉन्ग रेंज कपलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो सेम ऐसा वाला केस हो गया जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। इसके लिए जे की वैल्यू कितनी होती है, 6 to 10 हर्ज। इसके लिए होती है 2 to 4 हर्ज, और पैरा पोजीशन के लिए होती है 0 to 1 हर्ज। तो अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, कि पैरा पोजीशन पे अगर दो प्रोटॉन्स होंगे एक दूसरे की पे, तो उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस यही कारण है कि वहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपन ने देख ली कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए जे की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको याद कैसे करोगे, सोच रहे होंगे हम इसको याद कैसे करेंगे। तो देखो, आप जैसे अपन केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में क्या बनाए थे, ग्रुप बना लिए थे, अपन यहाँ पे भी क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो अपन को इस बेंजीन का याद कर लेंगे, क्योंकि बेंजीन जो होता है उसका हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको तो याद करोगे ही करोगे। इसको कैसे याद करोगे, आपकी ऑर्थो पे है 6 to 10, मेटा पे है 2 to 4, पैरा पे है 0 to 1। इसको आप 1 2 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको ये तीनों याद करने हैं। ये तीनों भी अपन जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, तो आपको ये तीनों जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा क्या आएगी, काम। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे कि अगर हमारे पास में ओलिफिनिक पोजीशन पे है कोई प्रोटॉन, तो यहाँ पे अगर वो जेमिनल पोजीशन पर होंगे तब तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 to 3 हर्ज। सिस पोजीशन पे होगी 6 to 12 हर्ज, और ट्रांस पोजीशन पर होगी तो 12 to 18 हर्ज। ये भी हमें याद रखना है। तो ये दोनों तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है, मतलब ये दोनों तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं अपन के जब अपन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं तब। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे दो प्रोटॉन्स जो है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस पर दो प्रोटॉन अटैच है, और दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट, तो वो देंगे स्प्लिटिंग। तो उसके केस में जे की वैल्यू क्या होगी, 10 to 16। फिर अपन ये देख लेंगे कि अगर दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन पर हो, और अगर दोनों प्रोटॉन डिफरेंट कार्बन पर हो और एडजेसेंट कार्बन पर हो, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 6 to 8 हर्ज। तो मतलब आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जानी चाहिए ये बातें कि जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही कार्बन पर थे तब तो इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी, और जैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये बात हो गई। और इस केस में तो आपको पहले भी अपन ने पढ़ रखा था कल कि लॉन्ग रेंज कपलिंग तभी पॉसिबल हो पाएगी जब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हो, मतलब एरोमेटिसिटी आ रही हो, वहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो कोई, या फिर कोई स्ट्रेंड रिंग हो। तो इस टाइप के अगर कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें ही लॉन्ग रेंज कपलिंग पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज लॉन्ग रेंज कपलिंग पॉसिबल नहीं होती है। फिर अपन ने लॉन्ग रेंज कपलिंग का एक एग्जांपल देखा था एलाइलिक वाला। तो एलाइलिक वाले में क्या था, ये दोनों हाइड्रोजन किस एलाइलिक पोजीशन पर थे, तो इसके केस में 0 to 3 हर्ज जो जे वैल्यू है वो हमें मिलती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए जे वैल्यूज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1 और 2। तो इसीलिए अपन जेमिनल कपलिंग को 2J कपलिंग भी बोल देते हैं, 2 बॉन्ड कपलिंग। तो यहाँ पे अपन 2J लिखेंगे इसको। इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3J। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है तो ये क्या हो जाएगा 4J। यहाँ पे 1 2, तो ये क्या है 2J। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3J। ये 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 3J। यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये क्या है 4J। यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या है 3J। अब ऑर्थो के केस में क्या होगा, देखो 1 2 3, तो ऑर्थो के केस में क्या है ये 3J की वैल्यू है। मेटा के केस में क्या हो जाएगा 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4J। पैरा के केस में क्या होगा 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 5J। इस तरीके से ये अपन ने बात कर ली इंपॉर्टेंट कपलिंग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू की, कि हम इनको याद कैसे करने वाले हैं। कि कुछ फैक्टर्स है जो कपलिंग कांस्टेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अपन देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कपलिंग कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर अपन देख लेते हैं। अभी अपन ने देखी थी जेमिनल कपलिंग, ये क्या हो रही थी, जेमिनल कपलिंग हो रही थी किस पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। अब मैं यूँ कह रही हूँ कि अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें एक पोजीशन पे क्या है हैलोजन,
जिसमें एक पोजीशन पर क्या है, हैलोजन। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ हैलोजन। अब मैं कह रही हूँ कि हैलोजन जो है उसमें अपन को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे अपन अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और आयोडीन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन्स में से। तो यहाँ पे देखो मैं इसको बना लेती हूँ एक बार कि एक बारी तो ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, मान लो आर लेके चल लेते हैं और यहाँ पे है फ्लोरीन। एक बना लेते हैं जिसमें अपन क्या लेके चल लेते हैं, आयोडीन। तो ये आर और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। अब मैं आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पे लेके चलती हूँ। परसेंट एस कैरेक्टर नॉन लविंग स्पीशीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मैं लिख देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है परसेंट एस कैरेक्टर नॉन लविंग स्पीशीज होती है, मतलब इनको परसेंट एस कैरेक्टर पसंद नहीं होता है। तो ये परसेंट एस कैरेक्टर को क्या है, अपने आप से दूर करते हैं। तो अब मैं यूँ कह रही हूँ कि दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी। मतलब ये परसेंट एस कैरेक्टर को क्या करेगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब ये परसेंट एस कैरेक्टर को अगर देगा तो इन बॉन्ड्स में क्या होगा, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इन बॉन्ड्स में परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि परसेंट एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो मतलब किसी बॉन्ड में परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर ये परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ने लग जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज। अब मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ तो आयोडीन भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी देगा परसेंट एस कैरेक्टर। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड्स में भी क्या आ जाएगा, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर कौन से बॉन्ड में आएगा, इनमें, एज कम्पेयर टू दीज बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, लेकिन बॉन्ड एंगल की वैल्यू इसके केस में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू इस केस में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। और हमको एक बात यहाँ पे पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल या फिर डाईहेड्रल एंगल इंक्रीज होता जाएगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इतना ये हमें याद रखना है कि एज डाईहेड्रल एंगल इंक्रीजेज जे इंक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए जे की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ जे एफ के केस में और जे आई के केस में। तो जे एफ के केस में क्या होगा, ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जे की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है। तो ये तो अपन ने किसके केस में देख लिया, जेमिनल कपलिंग के केस में। अब अपन लेते हैं एक विसिनल कपलिंग का केस। विसिनल कपलिंग में क्या देखा था अपन ने, क्या होती है विसिनल कपलिंग, जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो वो होती है विसिनल कपलिंग। इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे भी जो चीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, डायहेड्रल एंगल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक कर्पलस इक्वेशन निकल के आती है। इस केस में कर्पलस इक्वेशन निकल के आती है। वो इक्वेशन क्या बोलती है कि जे विसिनल बराबर 8.5 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 0.28। ये तो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। तब तो अपन जे विसिनल इस इक्वेशन से निकालेंगे। अगर मान लो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा या फिर इसको फाई लेके चले थे अपन, डायहेड्रल एंगल को अपन डिनोट किससे कर रहे हैं, फाई से डिनोट कर रहे हैं। फाई क्या है यहाँ पर, डायहेड्रल एंगल। लिख देती हूँ मैं कि फाई क्या है अपना, डायहेड्रल एंगल। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जे विसिनल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9.5 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 0.28। तो अपन ने देख लिया कि यहाँ पे अगर 0 to 90 डिग्री डायहेड्रल एंगल है तो जे विसिनल की वैल्यू उससे निकालेंगे, और अगर 90 डिग्री टू 180 डिग्री है तो जे विसिनल की वैल्यू इससे निकालेंगे। तो ये जो कर्पलस इक्वेशन है, इससे यहाँ पे क्या बनाया गया, एक ग्राफ टाइप का बनाया गया। मतलब एक फिगर देख लेते हैं अपन अब। तो देखो यहाँ पे इस टाइप का फिगर हमें मिलता है। तो इस फिगर से हमें क्या पता लग रहा है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो जे वैल्यू क्या होगी, सॉरी फाई की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो क्या हो, तो जे की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, और फाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जब 0 डिग्री होगी तो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 8 to 11।
तो 8 to 11। जब 90 डिग्री होगी तो 0 से लेकर के इसकी वैल्यू होती है, 0 से लेकर के इसकी वैल्यू होती है 2 हर्ज। और जब 180 डिग्री होता है तो जे की वैल्यू निकल के आती है 9 to 12 हर्ज। किस में है ये? हर्ज में। अपन को पता है कि हर्ज में ही जे की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से अपन को पता लग गया कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो क्या होगी, 90 डिग्री होगी तो क्या होगी, और 180 डिग्री होगी तो क्या होगी जे की वैल्यू। तो अपन यहाँ पे देख लिया कि विसनल कपलिंग में किस तरीके से डायहेड्रल एंगल से जे की वैल्यू अफेक्ट होती है। जैसे अपन ने जेमिनल कपलिंग में देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का इफेक्ट, वैसे ही अपन विसनल कपलिंग के केस में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही क्या होगी, इंक्रीज होगी, जे विसनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये किसके केस में है कि मान लो ये कोई कार्बन है, ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक एक्स, और यहाँ पे कोई और सब्सटेंस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकता है, इस बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकता है। तो कोई ऐसा कोई कंपाउंड अपना जिसमें बीच में फ्री रोटेशन हो सकता है, दो प्रोटॉन एडजेसेंट पोजीशन पर हो, और इस प्रोटॉन से क्या लगा हुआ हो, एक हैलोजन कंपाउंड। तो जैसे जैसे इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, जे विसनल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये अपन देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। तीसरा अपन देख रहे हैं किसमें, साइक्लिक कंपाउंड्स में। अपन तीसरा इफेक्ट किसमें देख रहे हैं, साइक्लो एल्कीन्स में। तो उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी, जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये हाइड्रोजन, ये क्या है अपना साइक्लो एल्कीन, एक बना लेते हैं अपन साइक्लोब्यूटीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये साइक्लोपेंटीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साइक्लोहेप्टीन। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिंग की साइज बड़ी होती जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इन सब में से जे की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, साइक्लोहेप्टीन के लिए होगी। जे जो वैल्यू है, फिर कपलिंग कांस्टेंट जो है, इसकी एक मेजर एप्लीकेशन क्या होती है, जे की वैल्यू से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस किस के बीच में, एक डबलेट एंड 2 सिंगलेट के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं अपन जे की वैल्यू, जे की हेल्प से, और 2 डबलेट एंड आ क्वार्टेट, इनके बीच में अपन जे की वैल्यू से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में डबलेट या फिर क्वार्टेट है, या फिर डबलेट है या फिर सिंगलेट है। अपन इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो जे की वैल्यू होती है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से वेरी नहीं करती, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है जे की वैल्यू पे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई किया जा रहा है या फिर क्या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेजोनेट कर रहा है। लेकिन जो केमिकल शिफ्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, केमिकल शिफ्ट जो होता है हर्ज में, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपन दे रहे हैं सिस्टम को, या फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। तो बस उसी वजह से क्या होगा कि अब मान लो कि अपन को ये एक डबलेट मिला, उस डबलेट में तो क्या होगा कि जे की वैल्यू सेम होगी, चाहे आप इसको 60 हर्ज पे करो, चाहे आप इसको 100 हर्ज पे करो, चाहे आप इसको 200 हर्ज पे करो, जे की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं होगा, जे की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। लेकिन ये क्या हुए, 2 सिंगलेट, तो उस केस में क्या होगा कि अगर 60 हर्ज पे हमें मान लो ये ऐसे दिख रहे थे, अब हमें पता ही नहीं लगा कि ये क्या है, तो जैसे ये तो क्या था 60 मेगाहर्ट्ज पे, अब जैसे ही इसको 100 मेगाहर्ट्ज पे अपन ने किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अब मान लो 200 पे इसको किया तो इनकी डिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही किसके केस में होगा, अगर मान लो 2 डबलेट आ गए हमारे पास में, एक डबलेट तो ये आ गया, ठीक है, और एक डबलेट ये आ गया। अब हमें लग रहा है कि यार ये तो क्वार्टेट हो सकता है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ऐसे ही करेंगे कि अगर हमने क्या करा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो यहाँ पे देखने को मिला कि ठीक है, ये तो डबलेट मिल रहा है हमें, और ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। ये तो कब हुआ, 60 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे ही हमने 100 मेगाहर्ट्ज किया तो इनके बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे जे की वैल्यू अगर सेम है, जे की वैल्यू तो क्या रहती है, सेम, चाहे हम उसको 60 हर्ज पे करें, चाहे हम उसको 100 हर्ज पे करें, चाहे हम उसको 200 हर्ज पे करें। लेकिन अगर ये एक्चुअल में क्या हुए, 2 डबलेट, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो बढ़ती जा रही है,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम जे वैल्यू से क्या पता लगा सकते हैं कि कोई दो सिंगलेट है या फिर एक डबलेट। तो ये क्या है, एक मेजर एप्लीकेशन है किसकी, कपलिंग कांस्टेंट की, क्योंकि ये सिर्फ कपलिंग कांस्टेंट से ही अपन पता लगा सकते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से अपन इसको पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया किसके बारे में, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे कि लास्ट ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।